आज रक्षाबंधन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाई से नहीं दीदी से पूछना पड़ रहा है कि उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी या नहीं। बॉस, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या ममता दीदी जैसा उनको बुलाया जाता है, बंगाल में उनकी सरकार को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही नहीं बढ़ रहा यह गुस्सा, जब एक महिला डॉक्टर की क्रूर हत्या हो जाए और सरकार की तरफ उंगलियां उठें और सरकार के अंदर के लोग कहें कि उंगलियां तोड़ दी जाएंगी, तो बॉस गुस्सा नहीं आएगा तो क्या पब्लिक फूल बरसाएगी? सबसे शॉकिंग तो यह है कि इतने दिन हो गए, इतने दिन से बवाल चल रहा है, इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और वहां पर राज करने वाली उनकी पार्टी टीएमसी का रवैया यह सब देखकर भी बदलता तो नहीं लग रहा। क्योंकि इन्हीं के लोग घटिया से घटिया बयान दे रहे हैं, इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि उंगलियां तोड़ दी जाएंगी, इन्हीं का सिस्टम नोटिस भेजकर एक तरह से लोगों को यह धमका रहा है कि भैया कोलकाता कांड पर यह मत लिखो, वो मत लिखो, ये मत बोलो, वो मत बोलो। लिख रहे बोलने से लोगों को रोक दीजिएगा क्या? अब तो टीएमसी के सांसद तक बोलने लगे हैं कि उस प्रोफेसर को अरेस्ट करो जो कोलकाता के मेडिकल कॉलेज का हेड था, पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करो। ये टीएमसी के सांसद बोल रहा है। क्या बोलने से पीड़ित माता पिता को रोक दोगे, जिनकी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 एक्सटर्नल और 9 इंटरनल इंजरी का पता चला? बॉस, अगर बोलने से रोक देने से काम बनने लगता ना, तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाकर हमेशा सत्ता में ही बनी रह जाती। लेकिन लोकतंत्र में जितना आवाज दबाओगे उतना मुंह की खाओगे का हिसाब चलता है। अब ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक बड़ी परेशानी तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस ले लिया है। अब इस मामले की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और दूसरी बड़ी परेशानी ममता बनर्जी के लिए जो आकर खड़ी हो गई है कि बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली में बंगाल के राज्यपाल की गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से वो मिल सकते हैं। और यह सारा घटनाक्रम जितनी तेजी से हो रहा है, उसमें कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्योंकि सेंटिमेंट तो यह दिखा रहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कई लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर भी रहे हैं। ऐसे माहौल में बंगाल के गवर्नर का दिल्ली में आना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए आना, यह बड़ी बात है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। सुनिए बंगाल के गवर्नर को एक बार। बंगाल is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. बंगाल के गवर्नर जो कह रहे हैं, ये बहुत अहम बातें हैं। महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। बंगाल की सरकार इनसेंसिटिव है, वो लोगों की बातें शायद समझ नहीं रही। और गवर्नर का ये कहना कि भाई बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, सीधा सीधा मतलब लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगने के लिए जमीन तो यही होती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर फेल है, एक जमीन ये भी होती है। और गवर्नर ही सिफारिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म है बॉस, यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के बयान के, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के बयान के कई बहुत अहम मायने हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या ग्राउंड कोलकाता में दिख रहा है? पहले राष्ट्रपति शासन में क्या हुआ था जब लगा था? यह सब आज आपको बताऊंगा। क्योंकि कोलकाता कांड के बाद सब यही कह रहे हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था का यह कैसा हाल है। एक तो अस्पताल जैसी जगह में लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर, फिर उसी अस्पताल में गुंडे घुसकर तोड़फोड़ कर देते हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इतनी खराब हालत है तो फिर राष्ट्रपति शासन लग क्यों नहीं रहा? इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि किन हालात में राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन पहले यह देखना जरूरी है कि बंगाल में चल क्या रहा है,
क्यों लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? क्यों वहां बड़े बड़े लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, जिनमें दो अहम कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इनमें से एक कैरेक्टर है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। घटना के बाद संदीप घोष की भूमिका पर लगातार सवाल उठे हैं। संदीप घोष पर ममता की मेहरबानी को लेकर भी सवाल उठे हैं। दूसरा अहम किरदार है कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, जिनके काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठ रहा है। पीड़ित परिवार के लोगों के साथ टीएमसी के सांसद भी कमिश्नर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये दोनों बहुत अहम किरदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के बारे में। रेप और मर्डर कांड के बाद से ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल चर्चा में। कमिश्नर के काम करने के तरीकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह सवाल हम नहीं बल्कि खुद तृणमूल कांग्रेस के सांसद उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर कुछ सवाल खड़े किए। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने लिखा कि जांच के लिए पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। पूछताछ से पता चलेगा कि आत्महत्या की कहानी किसने फैलाई, सेमिनार हॉल की दीवार किसने गिरवाई, आरोपी संजय रॉय को इतना ताकतवर किसने बनाया, क्यों 3 दिन बाद स्निफर डॉग का इस्तेमाल हुआ। इस तरह के सैकड़ों सवाल हैं जिसके जवाब इन दोनों लोगों से लेने चाहिए, ये टीएमसी के सांसद कह रहे हैं। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने जो बात कही उसे बंगाल में कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि बंगाल में कहा यही जाता है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार या पुलिस के खिलाफ बोलने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले लेना है। लेकिन कोलकाता कांड में जिस तरह की बातें सामने आई उसमें हर कोई तो चुप नहीं रह सकता, फिर चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी का ही क्यों ना हो। सुखेंदु शेखर जैसे नेता भी होते हैं जो हर रिस्क को समझकर भी खुलकर बोल रहे हैं। और ये रिस्क क्या है, ये तुरंत दिख भी गया, क्योंकि सुखेंदु शेखर ने कमिश्नर पर सवाल उठाए तो फौरन नोटिस आ गया। सुखेंदु शेखर को अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए सुखेंदु शेखर ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। इससे पहले टीएमसी नेता शांतनु सेन ने भी कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लिखा था, तो टीएमसी ने शांतनु सेन को प्रवक्ता पद से हटा दिया। यह तो बंगाल का हाल है बॉस, कि पब्लिक सेंटिमेंट के साथ नेता जा रहा है तो उस पर एक्शन हो जा रहा है। किसी को गिरफ्तारी का डर है, किसी को एक्शन का डर है, और ये लोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं बॉस। लेकिन कितने लोगों को चुप करवा लिया जाएगा? कोई सुखेंदु शेखर बोले या ना बोले, कोई आम आदमी बोले ना बोले, वो माता पिता तो हर हाल में बोलेंगे ना। जिनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ उनको भी चुप करवा दीजिएगा क्या? जिनकी बेटी छीन ली गई वो क्या चुप रहेंगे माता पिता? उनको किस बात का डर? उन्होंने तो सब कुछ खो दिया वाला हिसाब है। पुलिस कमिश्नर और आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर ऐसे ही सवाल पीड़ित डॉक्टर का परिवार भी उठा रहा है। पीड़िता की मां ने तो बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह से घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले को अलग ही एंगल देने की कोशिश की थी। पीड़िता की मां का कहना है कि पहले हमें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, इसके बाद फोन कट गया। फिर हमने अस्पताल फोन किया और पूछा क्या हुआ, तो हमें अस्पताल आने के लिए कहा। फोन करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपर बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हमारी बेटी गुरुवार को ड्यूटी पर गई थी, हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 पर यह फोन आया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया। 10:53 पे फोन आया, ये लोग पहुंचे और 3 बजे दोपहर तक इन लोगों को बेटी को देखने नहीं दिया गया। पीड़िता की मां ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। पुलिस कमिश्नर ने बस जल्द से जल्द मामले को दबाने की कोशिश की, ये पीड़िता की मां कह रही है। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव को हटाया जाए। ये सारी बातें पीड़ित डॉक्टर की मां कह रही हैं और ये सारी बातें हैरान करने वाली है, क्योंकि ये सारी बातें अलग अलग स्तर पर लोग भी कह रहे हैं। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि पीड़िता के परिवार की मांग क्या है और उनकी मां क्या रही है। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না, ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে। পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য, ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হচ্ছে আজকে 144 ধারা জারি করে দিয়েছেন এখানে, যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে। पीड़िता की मां आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री पर कि धारा 144 लगाकर प्रदर्शन करने से लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री।
और क्या गंभीर प्रश्न उठेंगे भाई किसी राज्य की सरकार पर, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार किया जाएगा, ये लोग पूछ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की जो चर्चा हो रही है, तो आपको यह भी बताता हूं कि विनीत गोयल का बैकग्राउंड क्या है। विनीत गोयल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और दिसंबर 2021 में कोलकाता पुलिस कमिश्नर बने थे। विनीत गोयल को सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। कमिश्नर बनने से पहले कोलकाता पुलिस में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर काम कर चुके हैं। इसी साल जून में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विनीत गोयल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर राजभवन की छवि खराब करने का आरोप है। रेप और मर्डर कांड के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया पर ही आरोप लगा दिया था कि मिस इंफॉर्मेशन और गलत कैंपेन से माहौल बिगड़ा, जबकि इस पूरे केस में पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। घटना के बाद जिस तरह से पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ, उस पर अंतिम संस्कार कराने वाले कर्मचारी ने क्या कहा, वो भी सुनिए आप। 1 घंटा आगे पुलिस आ गए थे इधर। पुलिस आके हमको जानकारी दी, हम लोग को एक लड़की ऐसे हुआ, हम लोग तो बोले हैं आपको मालूम है, तो बोले जो आएगा तो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा जल्दी हो सकते थे। हम लोग ठीक है। और कितनी बॉडी दादा पहले थी? 2 पुलिस बोलचे बॉडी तभी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पुलिस को क्या हड़बड़ी थी कि पीड़िता का अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए। यही मां बाप भी पूछ रहे हैं कि 2 लोगों की बॉडी और पहले थी, हमारी बेटी का अंतिम संस्कार पहले करा दिया गया। और जो लोग वहां शमशान घाट में, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले ही आकर कहा था कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना। क्यों जल्दी जल्दी कर देना बॉस? पीड़ित परिवार जो आरोप लगा रहा है, वही आरोप बीजेपी भी लगा रही। बीजेपी ने आज ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस घटना के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को, फिर उन सवालों के बारे में बताऊंगा जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को परेशान कर रहे हैं। मृतक पीड़िता का परिवार कह रहा है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दरिंदे का कृत्य नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। लेकिन जब तक ये विवेचना कलकत्ता पुलिस के पास थी, करीब 5 से 6 दिन, गैंग रेप इस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन्होंने। और इसकी वजह क्या है ये भी स्पष्ट कर दें। इसकी वजह यह है, अरेस्ट हुई एक, अगर गैंग रेप होगा तो अरेस्ट होंगी और भी, जरूरी है, अनिवार्य है, और अरेस्ट ये करना नहीं चाहते थे। पुलिस कमिश्नर की ही तरह आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब जांच के दायरे में वो भी हैं। कॉलेज में रेप और मर्डर के बाद संदीप घोष को हटा दिया गया, लेकिन दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस मेहरबानी की क्या वजह थी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और संदीप घोष जिन सवालों पर फंसते दिख रहे हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। मर्डर को आत्महत्या बताने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? भाई, जो पीड़िता की मां है वो कह रही है कि सामने देखकर लग रहा है कि आत्महत्या नहीं मर्डर है। तो जो लोग डॉक्टर हैं, उस अस्पताल में काम करते हैं, उन्होंने आत्महत्या क्यों बताया बॉस? डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा था कि आत्महत्या है कि मर्डर है। आप डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता था क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? यह भी उनसे पूछा गया है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। फिर क्यों और किसके कहने पर वहां रेनोवेशन करवाया गया? क्राइम सीन पर छेड़छाड़ अपराध है, इसके बाद भी आपने जांच पूरी होने तक उसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा? पीड़ित परिवार को किसके कहने पर बिना फैक्ट के जानकारी दी गई? संदीप घोष की कॉल डिटेल और 8 से 10 अगस्त के व्हाट्सएप मैसेज भी सीबीआई खंगाल रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष मामूली आदमी नहीं है। संदीप घोष के बारे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उनके पुराने साथियों ने अलग अलग इंटरव्यू में कई आरोप लगाए। फरवरी 2021 में संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। आरोप है कि प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू में संदीप घोष 16वें नंबर पर आए थे, फिर भी संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। मई 2023 में करप्शन के आरोप में संदीप घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज किया गया। ट्रांसफर के बाद संदीप घोष ने खुद को प्रिंसिपल के कमरे में बंद किया, जिससे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल चार्ज न ले सके। 48 घंटे के अंदर संदीप घोष को पुरानी पोजीशन वापस कर दी गई। सितंबर 2023 में संदीप घोष का फिर से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर हुआ। संदीप घोष की जगह आए प्रिंसिपल का विरोध हुआ। आरोप है कि यह विरोध संदीप घोष के लोगों ने करवाया।
अक्टूबर 2023 में संदीप घोष फिर से आरजी करके प्रिंसिपल बन गए। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार, टेंडर और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप भी लगे। पोस्टमार्टम की बॉडी को दूसरे इस्तेमाल के लिए देने का भी आरोप लगा है। माफिया की तरह काम करने का आरोप, मेडिकल कॉलेज में हर काम के लिए कमीशन लेने का आरोप संदीप घोष के पुराने साथी लगा रहे हैं। ये आरोप, और उन्हीं साथियों का आरोप है कि उसकी शिकायत करने वाले डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब ऐसे आदमी को हटा के फिर आपने ड्यूटी दे दी दूसरी जगह, प्रिंसिपल बना दिया। और इतने आरोप लग क्यों रहे, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? यानी कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि संदीप घोष बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान भी संदीप घोष का जिक्र आया था और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां भी की थी। अब संदीप घोष सीबीआई जांच के घेरे में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ इस मामले में एक डायरी भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। यह डायरी ट्रेनी डॉक्टर की लाश के पास मिली थी। इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए हैं, यह सूत्र दावा कर रहे हैं। पुलिस ने फटे हुए पन्नों को सीबीआई को सौंप दिया है। आमतौर पर डॉक्टर्स के पास डायरी होती है जिस पर दवा के नाम लिखे होते हैं। डायरी के फटे पन्नों से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या डायरी में कोई राज की बात भी लिखी थी क्या? इधर सीबीआई की जांच भी तेजी से जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सीबीआई मुख्य आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर चुकी है। अब संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट आप कहते हैं, वो भी होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चल जाएगा कि क्या घटना में संजय के अलावा कोई और भी शामिल था। रेप के समय पीड़िता जिंदा थी या मर गई थी, पीड़िता को कैसे मारा, सेमिनार हॉल के अंदर महिला डॉक्टर है, यह बात संजय को कैसे पता चली, क्या इस वारदात से पहले भी उसने ऐसे अपराध किए हैं या नहीं, क्या अस्पताल प्रशासन और पुलिस उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अस्पताल में कोई अवैध काम चलता रहा है या अभी भी हो रहा है, यह भी इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में, पॉलीग्राफ टेस्ट में साफ हो जाएगा। और सीबीआई को इसकी परमिशन कोर्ट से मिल भी गई है पॉलीग्राफ टेस्ट की। आपके मन में भी सवाल होगा कि सीबीआई ने अब तक जांच में क्या क्या किया है। आपको वो भी डिटेल बताता हूं। सीबीआई अब तक की जांच में कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारियों समेत 20 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग की है। सीबीआई आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। उनसे अब तक करीब 36 घंटे पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ने संदीप घोष की कॉल डिटेल और चैट की भी जांच की है। रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन मैपिंग हो चुका है और अब सच सामने लाने के लिए कोर्ट से आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी ले ली गई है। इस केस में जो आरोपी संजय रॉय पकड़ा गया था, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा यह है कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता था। ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में पुलिस का सहयोग करता था। बाद में संजय रॉय को पुलिस कल्याण बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी में आ गया। इससे संजय रॉय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में एंट्री मिलने लगी। संजय रॉय लोगों को बताता था कि वो पुलिस के साथ काम करता है। संजय रॉय की बाइक पर कोलकाता पुलिस भी लिखा हुआ था। संजय रॉय मरीजों को अस्पताल में दाखिला दिलाने और बेड दिलाने के बदले पैसे लेता था, यह भी आरोप है। संजय रॉय के मोबाइल से सैकड़ों अश्लील वीडियो मिले हैं। संजय रॉय ने 4 बार शादी की थी, 3 बीवियां उसको छोड़ चुकी, 4थी बीवी की मौत हो गई। संजय रॉय पर अपनी मां, बहन और बीवियों के साथ मारपीट के भी आरोप लगे। संजय रॉय शराब पीता और हिंसक मानसिकता का आदमी है। जब पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया तब भी वो नशे में बताया गया। संजय रॉय ने डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। पहले जब आरोपी संजय रॉय को पकड़ा गया था तो टीएमसी वाले कह रहे थे कि यही एक आरोपी है, लेकिन जब सीबीआई आ गई तो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि सीबीआई ने अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की। यानी सीबीआई जांच कर रही है तो इस सारा ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं। सुनिए टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं। The RG Kaur case was handed to the CBI on the 14th of August. Since then, the CBI has not taken any action. It is the Kolkata police which has arrested the prime accused within 24 hours. The CBI has not summoned even a single suspect for questioning. Why this inaction and silence on the part of the CBI? Is the CBI trying to bury this case? Is the CBI trying to hand over the political advantage to the BJP by keeping silent and not allowing the truth to come out? We will not allow this to happen. What is the CBI doing? We demand an immediate press conference by the CBI to tell the public
exactly what steps it is taking in the RG Kar incident. ये मैडम पहले पत्रकार रह चुकी हैं, अब टीएमसी की सांसद हैं, और लोग सवाल उठा रहे हैं कि यही स्ट्रैटेजी है क्या टीएमसी की, कि जो ममता बनर्जी अपने राज्य में सीबीआई को घुसने नहीं देना चाहती थी, वो अचानक सीबीआई आ गई, 4 दिन चुप रही उनकी पार्टी, और अब सीधा सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, ताकि उन पर से सवाल डाइवर्ट हो सके। बॉस, अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि और लोग शामिल हैं तो पहले ही अरेस्ट कर लेना था ना। और सीबीआई जब वहां पहुंची तब तक तो कितने आरोप लग रहे हैं कि वहां पर क्राइम सीन पर वहां रेनोवेशन का काम होने लगा था, उसे हॉस्पिटल के अंदर वहां तोड़फोड़ की जो घटना हुई, बहुत देर तक क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसको बंद नहीं किया गया। इतने चीजों के बीच सीबीआई पहुंचे और कहे कि हाँ भाई अगले दिन है ये था, ये सब चाहिए इनको, क्योंकि इन पे सवाल उठ रहे हैं तो अब सीबीआई पे सवाल दाग दो। क्या लोग हो बॉस आप लोग। एक तरफ तो कोलकाता कांड की जांच चल रही है जिससे इस भयानक कांड की पूरी सच्चाई सामने आ सके, अस्पताल के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा था तो उसका सच सामने आ सके। लेकिन क्या इस सच के सामने आने से कुछ लोग डर रहे हैं? क्योंकि अगर किसी बात का डर नहीं है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी विरोध की आवाज उठाता है उस पर किसी ना किसी से डंडा चलाने के लिए ममता सरकार तैयार दिखती है किसी तरीके का। आज ये सोचिए कि जिस केस को लेकर ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, जबकि उन्हीं की सरकार है, वही मुख्यमंत्री, वही गृह मंत्री, वही स्वास्थ्य मंत्री, जब वो सड़कों पर उतरती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब दूसरे लोग सड़कों पर उतर आते हैं तो उन पर लाठी चलाने के लिए कोताही नहीं होती। आप खुद देखिए, कोलकाता में जब फुटबॉल फैंस ने स्टेडियम के बाहर रेप और मर्डर कांड की पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया। ममता बनर्जी सड़क पर आई थी तब तो नहीं हुआ था ये सर। ममता बनर्जी पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए बाहर सड़क पर आ सकती है, पब्लिक नहीं आ सकती, उनको जो है लाठीचार्ज हो जाएगा। क्यों भाई? जब पब्लिक सड़कों पर प्रोटेस्ट करती है तो इससे ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस को परेशानी होती है क्या? कल कोलकाता में फुटबॉल का बड़ा मैच था। कोलकाता वैसे भी फुटबॉल फैंस के लिए जाना जाता है, लेकिन एक तो मैच रद्द कर दिया गया कि कोलकाता में तनाव बहुत है। ऊपर से जब फुटबॉल फैंस बड़ी संख्या में स्टेडियम के बाहर पहुंचे और कोलकाता कांड में इंसाफ के लिए नारेबाजी करने लगे तो तुरंत ममता बनर्जी की पुलिस और सिस्टम एक्टिव हो गए और बड़ी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान भेजकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ और वहां से भगा दिए गए। ऐसा क्या इसलिए किया गया कि लोग विरोध प्रदर्शन ना कर सके? ये लोग पूछ रहे हैं। अब तस्वीरें देखिए। सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर सकती है तो पब्लिक क्यों नहीं कर सकती? विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी से किसी को डर लग रहा है क्या? एक बार देखिए वहां क्या माहौल था। हालांकि यह अकेला मामला नहीं है जब कोलकाता कांड पर उठ रही आवाजों को दबाने का आरोप ममता बनर्जी प्रशासन पर लग रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जिनको कोलकाता के मामले में बंगाल पुलिस के नोटिस आए हैं। सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर ऐसी निगरानी रखी जा रही है जिस पर लोग कह रहे हैं कि इतना एक्टिव होते पहले तो कोलकाता केस सुलझ जाता। अब तो कोलकाता पुलिस ने कॉलेज की एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 23 साल की इस छात्रा ने ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कथित तौर पर इस छात्रा पर रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा करने का भी आरोप लग रहा है। एक तरफ तो यह हो रहा है, दूसरी तरफ टीएमसी के लोग और ममता सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पर उंगली उठाने वालों की उंगली तोड़ दी जाएगी। सुनिए ममता बनर्जी सरकार के मंत्री उदयन गुहा ने क्या कहा है। सोशल मीडियाয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে, সেই আঙুলগুলোকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। নাহলে পরে এরা বাংলাকে একটা নতুন করে বাংলাদেশ করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ওরা জানে না হাসিনা যে ভুল করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভুল করবে না, করেনি। सोचिए जब मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर किस तरह की सोच सरकार और पार्टी के अंदर होगी। ममता बनर्जी के राज में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता, और अगर सवाल करेगा तो मंत्री धमकाएंगे कि उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। बीजेपी ने ममता सरकार के इस मंत्री के धमकी पर क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि कोलकाता कांड की पीड़िता के पिता ने ममता सरकार पर क्या बड़ी बात कह दी।
उदयन गुहा उनके मंत्री, वही मंत्री जिन्होंने महिलाओं के मार्च को अपमानित किया था 14 तारीख की रात को जो हुआ था, वो मंत्री कहते हैं कि उंगली ममता बनर्जी पर उठाओगे तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी। ये मंत्री है, इस मंत्री को हटाएंगे। ये दिखाता है कि तानाशाही मानसिकता किस प्रकार से छाई हुई है। पुलिस भी एक प्रकार से धमका रही है, नोटिस भेजकर नागरिकों को। डॉक्टर्स को समन करती है, सुखेंदु रॉय उनके सांसद को समन करती है। शांतनु सेन का इस्तीफा ले लिया जाता है पद से क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल पर सवाल उठाए। ये ममता दीदी नहीं, ये बंगाल की ईदी है, बंगाल की ईदी अमीन। इस प्रकार से वो बिहेव कर रही है। तानाशाही जो है इसी को कहते हैं। कोलकाता की पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे लोगों के साथ ममता सरकार के रवैये पर पीड़िता के पिता ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर खुद सीएम ममता बनर्जी इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतर सकती हैं, तो दूसरे लोगों को ऐसा करने पर जेल में क्यों डाला जा रहा है? पीड़िता के पिता को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट मार्च का हवाला देकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग क्यों कर दी। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया। बंगाल से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने भी ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट का हवाला देते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। रवि बिस्ता ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री के प्रोटेस्ट ने साफ कर दिया कि कानून, पुलिस और प्रशासन उनके हाथ से निकल चुका है। आप भी बीजेपी सांसद रवि बिस्ता को सुनिए, फिर कोलकाता के रेप और मर्डर केस पर भड़के गुस्से की दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूं। आज अगर वही सड़क पे प्रोटेस्ट पे उतर रही है, वो साफ बता रही है कि कानून, पुलिस, प्रशासन मेरे हाथ से निकल चुका है। और ममता दीदी का प्रोटेस्ट उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति को उजागर कर रही है। और राष्ट्रपति जी से मैं अपील करता हूं, कृपया हमें बचाएं। राष्ट्रपति शासन एक प्रावधान है भारत के संविधान में, जिसके अंतर्गत आप जो है 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता जो भारत के नागरिक है उनको आप बचा सकते हो। सोशल मीडिया से लेकर बंगाल के अंदर तक बहुत सारे लोग राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में इसकी मांग कर रहे हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया कि बंगाल के गवर्नर दिल्ली आए, अमित शाह से मिलने वाले हैं गृह मंत्री से। क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की जमीन तैयार है? क्या ऐसी स्थितियां हैं? इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप यह देखिए कि अब चाहे ममता बनर्जी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कोलकाता रेप और मर्डर कांड को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। क्या डॉक्टर, क्या वकील और क्या आम नागरिक बंगाल से लेकर देश के कोने कोने तक पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आज कोलकाता में डॉक्टर्स ने पुलिस की मनमानी के विरोध में मार्च निकाला। दरअसल कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को भी नोटिस भेजा है। इन दोनों पर भी पीड़िता की पहचान का खुलासा करने और पोस्टमार्टम पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया। जब आज डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी पूछताछ में शामिल होने के लिए पुलिस मुख्यालय के लिए निकले, तो बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी उनके साथ नजर आए। कोलकाता में ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर राष्ट्रपति शासन की बात बताता हूं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो दो डॉक्टर हैं जिनको कोलकाता पुलिस ने समन भेजा था, उनको नोटिस भेजा गया और कोलकाता पुलिस की तरफ से आरोप लगाया गया कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी जो है वो उन्होंने जो है सोशल मीडिया में डाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो है यहाँ पर उन्होंने कुछ जानकारी सोशल मीडिया में शेयर की थी। साथ ही आरोप ये भी है कि इन दो डॉक्टरों ने जो विक्टिम है उनकी आइडेंटिटी रिवील की थी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील भी पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करने सड़क पर उतर आए। कोलकाता में हाईकोर्ट के वकीलों ने भी मार्च निकाला और पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। हम लोग का डिमांड यही है कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। ये एक ऐसा माने इस तरीके का काम हम लोग को धिक्कार है कि ऐसा काम घटा है और ये प्रशासन को हम लोग को रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ा जाए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई बहुत जल्द से जल्द अपना रिजल्ट बताएगी, हम लोगों को, कोर्ट को बताएगी। साइलेंट मार्च पर है आप लोग, हाँ, ये क्या बोलेंगे, क्या डिमांड? डिमांड तो यही है कि जस्टिस, वी वांट जस्टिस, दिस इज द ओनली डिमांड। बंगाल जैसी स्थिति आपने शायद ही कहीं देखी होगी। पब्लिक सड़क पर न्याय मांग रही है, वकील सड़क पर आकर न्याय मांग रहे हैं, डॉक्टर सड़क पर न्याय मांग रहे हैं,
मुख्यमंत्री सड़क पर न्याय मांग रही हैं। अरे न्याय देगा कौन? सब सड़क पर आ गए हैं, और अगर सब सड़क पर आ गए हैं तो पब्लिक पूछ रही है तो फिर लगाओ राष्ट्रपति शासन। जब वहां कोई न्याय देने वाला नहीं बचा तो फिर पब्लिक को केंद्र न्याय दे। इन्हीं विरोध प्रदर्शन की वजह से ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो तरीका आजमा रही है जिससे विरोध प्रदर्शन ना हो पाए। लेकिन देश के कोने कोने में इस मामले में आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ बंगाल सरकार में मंत्री उदयन गुहा सीएम ममता पर उठने वाली उंगलियों को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो टीएमसी के एक सांसद अरूप चक्रवर्ती ने तो डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन पर विवादित बयान दे दिया। अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि आंदोलन के नाम पर डॉक्टर अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घूमने चले जाएंगे तो उन पर पब्लिक का गुस्सा तो फूटेगा ही, और जब ऐसा होगा तो सरकार उन्हें बचाने नहीं आएगी। सुनिए जरा टीएमसी सांसद को। জনরোষ হবে যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায় তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায় তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? आप सोचिए, मतलब देश में गुस्सा है और क्या सोच है इन लोगों की कि आंदोलन के नाम पर बॉयफ्रेंड के साथ डॉक्टर घूमने चली जाएगी तो हम क्या करें? मतलब क्या बोले? इस तरह की बातों से विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि सिर्फ कोलकाता ही नहीं पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड के विरोध में 8वें दिन भी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। पीड़िता के लिए इंसाफ और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग कर रहे डॉक्टर निर्माण विहार में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने कोलकाता रेप मर्डर कांड में सबूतों को मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। दिल्ली में ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए। निर्भया भवन ये स्वास्थ्य मंत्रालय है जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कार्यालय है, और उसके बाहर देखिए सैकड़ों की संख्या में आपको स्टूडेंट रेजिडेंट डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में तख्तियां हैं और उन पर कई कई तरीके के लिखे हैं। देखिए दूसरी तख्तियां देखिए जस्टिस, दूसरा वी वांट जस्टिस, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि सीपीए की मांग कर रहे हैं। लगातार यही तख्तियां हैं, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, इस तरह के कई आपको तख्तियां दिख रही हैं। और देखिए जहां पर आपकी तस्वीर जा रही है, नजर जा रही है, वहां पर आपको डॉक्टर भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन सवाल ही खत्म नहीं होते, क्योंकि आप देखिए पॉलिटिक्स किस तरह की हुई। कोलकाता के अस्पताल में जब गुंडे घुस गए थे, तोड़फोड़ हुई थी, आपको याद होगा 14 तारीख की रात को, तो ममता बनर्जी ने कह दिया था कि ये तो वाम और राम का काम है, यानी बीजेपी और लेफ्ट का किया धरा है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं इस घटना की जांच को लेकर, जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं, उसमें अब तक बीजेपी या लेफ्ट से जुड़े लोगों का तो नाम सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे लोगों की पहचान जरूर हुई है जिनके बारे में दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन टीएमसी से। कौन कौन लोग अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में पकड़े गए हैं उनके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ममता बनर्जी क्या कह रही थी पहले यह याद दिलाना जरूरी है, फिर बताता हूं कि कौन पकड़ा गया और किससे किसका कनेक्शन निकल रहा है। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। यानी अभी पुलिस ने जांच पूरी भी नहीं की थी कि आरजी कर अस्पताल में कौन लोग घुसे, किन्होंने तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि लेफ्ट और बीजेपी ने किया है। लेकिन अब क्या सामने आ रहा है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के बाद कोलकाता पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, और जो दावा ममता बनर्जी कर रही थी उसके उलट गिरफ्तार लोगों में से अब तक कोई भी बीजेपी का नहीं निकला है, या कम से कम पुलिस ने तो सामने आकर यह नहीं बताया कि यह बीजेपी का, यह लेफ्ट का है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो आ रहा है कि कौन कौन पकड़े गए वो आपको जरूर बताता हूं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के आरोप में 30 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ के बारे में दावा है कि वो टीएमसी से जुड़े हैं, बाकी अन्य लोग हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कोई बीजेपी या लेफ्ट का कार्यकर्ता शामिल नहीं है, यह अभी शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है। यह सारी गिरफ्तारियां कोलकाता पुलिस ने की हैं, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिस बीजेपी या लेफ्ट का फेवर कर रही है। पुलिस ममता की है और गृह विभाग भी ममता बनर्जी के पास है, तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि तोड़फोड़ में राम का नाम लेकर ममता बनर्जी क्या करना चाह रही थी, कौन सा राजनीतिक हित साधना चाहती थी।
अब आपको उन लोगों की तस्वीरें दिखाता हूं जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के आरोपी हैं और पकड़े गए। जैसे पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें सौमिक दास का भी नाम शामिल है। ये देखिए, ये है सौमिक दास जो रॉड चला रहा है। एक जिम ट्रेनर है ये और आरजीकर मेडिकल कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर नगर बाजार में रहता है। सौमिक दास के बारे में दावा है कि वो स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता है। सौमिक के घर वालों का कहना है कि वो भावनाओं में बहकर प्रोटेस्ट में चला गया और इस बात का उसे पछतावा है। परिवार कह रहा है कि वो टीएमसी से जुड़ा है, लेकिन टीएमसी वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि तोड़फोड़ करने वालों का उनकी पार्टी से कनेक्शन है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं वो उससे उलट है। तोड़फोड़ के आरोपियों में एक आरोपी का नाम ऋषिकांत मिश्रा है। ऋषिकांत मिश्रा आरजीकर मेडिकल कॉलेज से आधा किलोमीटर की दूरी पर रहता है। ऋषिकांत का परिवार टीएमसी से जुड़ा हुआ है और बड़ा भाई श्रीकांत तो टीएमसी की सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करता है। यह आरोप अब जब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, अब जब धीरे धीरे असली सच सामने आ रहा है, अब जब इस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्यों बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा दिया जाता। राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, इसके बारे में पुराने कुछ केसेस के जरिए आपको समझाता हूं। जैसे 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। घटना की जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 15 दिसंबर 1992 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कहा गया कि इन राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है और कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ऐसे ऐसे राष्ट्रपति शासन लगे हैं इस देश में कि कहीं खराब हो जाएगी कानून व्यवस्था, इस नाम पे राष्ट्रपति शासन लग गया। पब्लिक पूछ रही है बंगाल में ऑलरेडी खराब है, लगता क्यों नहीं। अक्टूबर 1990 में कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा था। तब कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में लीडरशिप चेंज करने की कोशिश शुरू की, लेकिन इस दौरान कई नेताओं ने बगावत कर दी और कैबिनेट पूरी तरह से बिखर गई, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इंदिरा गांधी का तो इतिहास भरा है राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के जमाने में प्रधानमंत्रियों ने लगाए। लेकिन पब्लिक पूछ रही है कि मोदी जी कब लगाएंगे बंगाल में राष्ट्रपति शासन। क्या बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है? संदेश खाली हो जाता है, पोस्ट पोल वायलेंस हो जाता है। अब ये कोलकाता की घटना हो गई। क्या ऐसा होगा जब कोलकाता में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? ये पब्लिक पूछ रही है। इस पर आपको जानकारी दूंगा, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। कोलकाता रेप केस की गूंज उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव में राहुल और अखिलेश दोनों को बड़ा नुकसान होने वाला है क्या? सीएम योगी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को तगड़ा करंट कैसे लगा? महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, क्या बीजेपी फिर लोकसभा चुनाव वाली गलती कर रही है क्या? अब इसका चैप्टर